अमेरिकी ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सबसे बड़ी इस वक्त की डेवलपमेंट यही है। पिछले 24 घंटों में अगर किसी चीज पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई चर्चा हो रही है तो इसी पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। इस पर बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा हो रहा है, दुनिया भर के जितने भी एनालिस्ट हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी और इजराइल की नेतन्याहू की जो केमिस्ट्री थी, जिसमें अभी गले में 4 दिन पहले ही मेडल डाला गया था, फादरलैंड मदरलैंड की बात हो रही थी, वो केमिस्ट्री कहां चली गई, वो केमिस्ट्री कहां पर बिगड़ गई। अभी जो दो पहलू हैं इस पर इस खबर के अंदर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और पुख्ता तौर पर खबर सामने आई है। ऐसा नहीं है कि खबर बस केवल हवा में है। और मैं इस खबर को इसीलिए आप तक लेकर के आने से बच रहा था कि पहले खबर जमीन पर आ जाए तब उस पर बात की जाए। और 6 बड़े पॉइंट्स निकल करके सामने आए हैं जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के अंदर आखिरकार घुटने टेक दिए। 6 बड़े पॉइंट्स। वो 6 बड़े पॉइंट्स किस तरीके से अमेरिका की फौज से लेकर के या फिर यूं कहें कि ईरान के परमाणु हथियारों से लेकर के और पैसा स्ट्रक्चर बहुत कुछ ऐसा है जिसको बहुत डिटेल में समझाया गया है। वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखने वाला हूं। 6 बड़े रिपोर्ट्स आपको सुनने चाहिए कि इस युद्ध में क्यों आखिरकार ट्रंप इस कदर मजबूर हो गए सीज फायर के लिए, सरेंडर के लिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर के थोड़ी बात करनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की हम लोग ये मानते हैं कि वो हैसियत है नहीं कि उस पर कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए, लेकिन इस वक्त में दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है इस बात की कि भाई पाकिस्तान ही क्यों। दरअसल ये खबर आप देखिए, ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है और इस खबर के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में भी खास तौर पर आसिम मुनीर वो मध्यस्थता कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। भारत और ईरान के जो संबंध है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पुराने संबंध है। पाकिस्तान अभी अभी 4 दिनों पहले का एक देश है। भारत और ईरान वो हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच में हजारों साल पुराना संबंध है। पाकिस्तान अभी 1947 में ही तो इसका जन्म हुआ है। वो पाकिस्तान वो डील कर रहा है, या ये पाकिस्तान ये कहिए कि इस वक्त में वो मध्यस्थता, मीडिएटर, इस युद्ध को रुकवाने में अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है। आप सोचिए, इस पर दुनिया में रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर के उनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया भर की तमाम लड़ाइयां, दुनिया भर की तमाम फैसले वो मोदी से पूछ करके होते हैं। अब अंधभक्त जो बेचारे ढूंढ रहे हैं कहीं से एक रिपोर्ट मिल जाए जिसके अंदर ये कहा जाए कि मोदी जी ने मध्यस्थता करवाई है, मोदी जी का कोई रोल रहा है। यहां पर हवन होने लग जाएंगे मोदी के नाम के। भूल जाएंगे लोग कि सिलेंडर की दिक्कत है, तेल की दिक्कत है, आगे आने वाले वक्त में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से आने वाली है। सारी बातों को भूल जाएंगे, बस एक बात से ही खुश हो जाएंगे कि मोदी जी ने अमेरिका की वो रुकवा दी। देखो ताऊ, देखो अपने मोदी का जलवा देखो। अरे मोदी जी ने दुनिया के चौधरी ट्रंप, उनकी वो रुकवा दी। और ट्रंप ने फोन करके मोदी जी को कहा कि मोदी जी बचा लीजिए, वो ईरान आपका दोस्त है, बचा लीजिए। इस तरह की कहानियां व्हाट्सएप पर फैलाई जाती। मोदी जी को इतना पावरफुल बना करके दिखाया जाता कि साहब बस दुनिया में अगर कोई है तो बस मोदी ही है। अब हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका उतना पावरफुल, पाकिस्तान जो है वो इतना पावरफुल है कि अमेरिका का काम नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें 2-3 एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त में अगर सिया समुदाय के लोग अगर कहीं पर हैं और जिनका अच्छा खासा रसूख है, या फिर इस युद्ध को लेकर के, और फिर यूं कहिए कि आप जिस तरीके से सिया धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु के तौर पर आज के वक्त में आयतुल्ला अली खामेनी को दुनिया देख रही है, वो एक कनेक्शन भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में जा रहा है। बाकी इराक में और बाकी मुल्कों में सिया की उतनी बड़ी तादाद नहीं है। मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देशों में भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी पाकिस्तान जितनी उतनी तादाद नहीं है। लेकिन ये भी कोई बड़ी वजह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान को चुनने की। वजह ये भी है जो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभी जो आयतुल्ला अली खामेनी के उनके बेटे मुस्तफा खामेनी जब वो नए सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने पाकिस्तान के नाम पर एक संदेश भी जारी किया था और पाकिस्तान के साथ में बातचीत हो रही है, पाकिस्तान कहीं न कहीं मीडिएशन कर रहा है, ये मसूद पेजेस्कियान की तरफ से भी कहा गया था।
अब देखिए आप कूटनीतिक तौर पर कितनी बड़ी बढ़त एक तरीके से पाकिस्तान ने बना ली। हमारी जो है विदेश नीति को लेकर के कितनी सारी दुहाई दी जाती है। हम यहां ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोई कोशिश है या फिर उनकी सरकार को लेकर के कोई आलोचना है, लेकिन एक कम से कम असेसमेंट तो एक होना ही चाहिए कि कहां हम खड़े हैं, कहां हम जाना चाहते थे, कहां हम जा रहे हैं। आप एक गुटनिरपेक्ष देश थे। भारत हमेशा से इस बात को लेकर के गर्व करता रहा कि हम एक गुटनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन आज हम ये कहा जा रहा है कि गुटबाजी का शिकार हो गए। आज हम खुल करके इजराइल के साथ खड़े हो गए और ये कहा जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में देख रहा हूं लगातार, ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, उनको शायद हो सकता है कि इस तरीके से बताया गया हो कि बस कुछ दिनों का मेहमान है ईरान और उसके बाद में अमेरिका का वर्चस्व होगा और अमेरिका के साथ में डील होगी। डोनाल्ड ट्रंप है और इजराइल वो डील करवाएगा और इजराइल, इसीलिए वहां पर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुला लिया और नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया। उनकी पत्नी भगवा रंग के कपड़े पहन करके आई, वो सारी बातें आपको पता है। अब यहां पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है साहब कि युद्ध जो है ऐसा नहीं होता कि कल सुबह स्टार्ट होना होता है या कल सुबह खत्म हो जाएगा। युद्ध जब शुरू होता है तो उससे कई दिनों पहले तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। युद्ध तय हो चुका होता है कि युद्ध तो होकर के ही रहेगा। युद्ध ऐसा नहीं होता है कि आपने सॉरी बोल दिया, उधर से लव यू बोल दिया गया और मामला निपट गया। ये कोई दो आपस में प्रेमियों का जो है वो संवाद नहीं है कि एक सॉरी और एक लव यू पर जो है बात अटकी हुई है और आपने लव यू बोल दिया, उधर से सॉरी आ गई और मामला ईगो वाला था और मामला निपट गया। ये इंटरेस्ट का मामला है, कॉम्प्रोमाइज का मामला है। इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे, कॉम्प्रोमाइज सामने वाला करेगा नहीं, तो युद्ध तो तय ही तय है। तो ईरान के साथ में ये युद्ध तय था। नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, दुनिया भर के जितने भी एनालिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सब इस बात को कह रहे थे कि भैया युद्ध तो है। और नरेंद्र मोदी को अब खुद स्वीकार करना पड़ा कि भाई हालात ऐसे हैं कि कोरोना जैसे हालात जिससे हम निपट करके आए हैं उस तरीके से इसका लंबा असर रहेगा। अब पाकिस्तान और उसमें भी आसिम मुनीर, अगर मान लीजिए वहाँ की सरकार होती तो समझ में आता। हालांकि सब जानते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, अब आसिम मुनीर ही सर्वे सर्वा है। पहली बार ऐसा हुआ कि आसिम मुनीर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बैठ करके लंच करके आए हैं। वहाँ की व्हाइट हाउस की तस्वीरें निकल करके सामने आई जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से संवाद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके साथ में आसिम मुनीर उनसे संवाद कर रहे थे। और आसिम मुनीर जिन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया है ताउम्र के लिए वहाँ पर सब कुछ, अब यूँ मान करके कहिए, तो बगल में पड़ोसी मुल्क, हालांकि जो अफगानिस्तान के साथ में खुद युद्ध में फंसा हुआ, जिसकी हालत बहुत गंभीर है, हमने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई है। अफगानिस्तान ने बहुत बुरी तरह से मारा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की कई चौकियां, कई सैनिक, बहुत बड़ी संख्या में उनकी तबाही कर दी है। लेकिन वो मुल्क अगर कूटनीतिक तौर पर अगर नंबर स्कोर कर रहा है तो क्या ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? दुनिया भर में बातें कही जाती हैं कि NSA अजीत डोभाल ये है वो है, फिर उसके बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी लेजर लाइट वाली फोटो लगाई जाती है। लेकिन साफ बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं? और ये जो धुरंधर बनाया जा रहा था, ये धुरंधरपना आपका कहाँ रह गया? इजराइल के ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूं। इजराइल और नरेंद्र मोदी, इजराइल में वो पिछली बार भी गए थे, जब वो पहली बार के प्रधानमंत्री थे तब भी गए थे, अब भी गए हैं। तो साहब इजराइल के साथ में तो आपका याराना है। फिर अगर अमेरिका को सरेंडर ही करना था, अमेरिका पीछे हट ही रहा था, तो जाहिर सी बात है इजराइल से बोलता कि भाई इंडिया से जरा बात करो, इंडिया वाले ईरान से बात करेंगे। जाहिर सी बात, हमारा कोई ऐसा संबंध खराब नहीं है ईरान से आज भी। लेकिन अब भी नरेंद्र मोदी ने कल जब स्टेटमेंट दिया संसद के अंदर, तब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि भाई स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद किया जाना उसको स्वीकार नहीं कर सकते। सही बात है, स्टेट ऑफ होर्मुज को कोई क्यों ही बंद करेगा, या कोई रास्ता जो है उसको क्यों बंद किया जाए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साहब स्टेट ऑफ होर्मुज उसको खुला रहना चाहिए था। लेकिन ये जो बयान था नरेंद्र मोदी साहब का, कहीं ना कहीं ऐसा जो दुनिया में एक मैसेज गया कि ईरान के जो लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। देखिए, भारत की अपनी एक रणनीति है, भारत की एक अपनी विदेश नीति है, सरकार की एक अपनी विदेश नीति है। सरकार को जो सही लगता है वही सरकार ने किया होगा। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर, एक एक्सपर्ट्स के तौर पर जो ओपिनियंस निकल करके सामने आ रही है, मैं उन सबको
पढ़ने के बाद में आपके सामने जो लबो लबाब उसका रख रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं सवाल जो उठ रहे हैं। अब जरा बात करते हैं कि जो 6 बड़ी वजह रही जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी, ये जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब वो मजबूर हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब वो मैसेज देने के लिए मजबूर हो गए कि साहब अब हम सीज फायर कर रहे हैं अगले 5 दिनों के लिए। तो 6 बड़ी वजह इसमें निकल करके सामने आ रही है। सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की फौज, उसको फंड की कमी है। अमेरिका की फौज को जो है वो फंड की कमी है, और जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे थे कि साहब 48 घंटे के बाद में हम तबाही मचाने वाले हैं, वहां पर वो यू टर्न लेने पर मजबूर हो गए। तो इसमें कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है मांगा है। हर दिन लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। संसद में ट्रंप की पार्टी ही इस बजट के विरोध में है। यह बजट पास नहीं होने वाला है। बहुत गहराई से समझिए इस बात को। 19 लाख करोड़ रुपए वहां का रक्षा मंत्रालय मांग रहा है। रोजाना जो नुकसान हो रहा है वो 13,000 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है। अब संसद में ट्रंप की पार्टी के लोग इस बजट के विरोध में है कि भाई हम 19 लाख करोड़ रुपए अकेले रक्षा मंत्रालय को दे दे कि जाओ युद्ध करो। वहां के अपने लोग, ट्रंप के अपने लोग, ट्रंप की पार्टी के लोग नहीं चाहते यहां, इसलिए ट्रंप को झुकना पड़ा। दूसरी बड़ी वजह, ईरान का परमाणु केंद्रों पर हमला। ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्रों पर डिमोना और अरद पर शनिवार को मिसाइली हमले किए, और इससे इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आ गए। भाई अमेरिका और इजराइल को ईरान का साफ संदेश था कि जो आप करोगे वैसा हम करेंगे। टिट फॉर टैट, ये इंतकाम का युद्ध है कुल मिलाकर के। और इसमें पूरे तरह से बदले की आग में ईरान झुलस रहा है। जिस तरीके से उसके ऊपर हमले किए गए, जिस तरीके से उसके सुप्रीम लीडर को मारा गया, जाहिर सी बात उस मुल्क के पास में ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिस वजह से वो शांत बैठ जाए, खामोश बैठ जाए और रिजाई जो है वो ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके वो सो जाए। वो उबल रहा है वो देश, और उस पर जहां आप हमले कर रहे हैं वो उतनी ही शिद्दत से और उसी तरीके से वो हमले कर रहा है। इसके बाद में नाटो ने इनकार कर दिया साहब। 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अमेरिका के कई बार अनुरोध के बावजूद अपनी सेनाओं को नहीं भेजा। ब्रिटेन ने होर्मुज को खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने का ऐलान जरूर किया, पर वॉर जून में तैनात नहीं किया। अन्य प्रमुख देश जैसे जर्मनी, इटली और तुर्की, उसने भी अपने बयानों तक ही केवल अपने आप को सीमित रखा, और ट्रंप पूरी तरह से अलग पड़ गए, अकेले पड़ गए। नाटो से भी उम्मीद थी यहाँ पर ट्रंप बाबू को, और ट्रंप बाबू को लग रहा था कि साहब कम से कम नाटो के लोग जो है वो आ जाएंगे। और देखिए फिर वो एक्सट्रीम लेवल पर भी चले गए। उन्होंने कहा कि ये कायर हैं, ये कागजी शेर हैं, इनके बस की बात नहीं है। सब कुछ कह लिया, यानी पुचकार करके भी देख लिया, गिड़गिड़ा करके भी देख लिया, धमका करके भी देख लिया, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से इग्नोर मार करके दुनिया बैठ गई कि जैसे कुछ है ही नहीं। इसलिए ट्रंप बाबू को पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद में चौथी सबसे बड़ी वजह, ताइवान में चिप प्रोडक्शन वो ठप हो गया, जहां पर किसी की नजर ही नहीं जा रही थी। ताइवान के अंदर चिप प्रोडक्शन ठप हो गया। अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा आयातक है। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर है। TSMC के पास में 11 दिनों की हीलियम सप्लाई बची हुई है। चिप प्रोडक्शन ठप होने के कगार पर है और कतर से सप्लाई बंद है। एप्पल और एनवीडिया पर भी असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर के जो दुनिया आप देखते हैं, दुनिया वही नहीं है साहब। दुनिया बहुत बड़ी है, और ये जो दुनिया भर में जितने एप्पल के मोबाइल्स चल रहे हैं या नॉर्मल मोबाइल्स चल रहे हैं, दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं, जितने भी रोबोट्स हैं, जितनी भी बड़ी मशीनें, आज के वक्त में चिप की ज़रूरत हर जगह पर है। और चिप नहीं तो यानी कुछ नहीं। बिना चिप के ना आपके सीसीटीवी कैमरा चलेंगे, ना मोबाइल चलेगा, ना लैपटॉप चलेगा, ना कंप्यूटर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ना रोबोट चलेंगे, ना फैक्ट्रियों में मशीनें चलेंगी। हर जगह पर प्रोग्रामेबल चिप्स लगी हुई हैं, और अगर चिप नहीं तो साहब पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। और 97% ताइवान, जो कि अमेरिका के साथ में सीधा एक तरीके से आप ये कहिए कनेक्ट है, वो खाड़ी के देशों से लेकर के आता है 97%। और कतर से जो है सप्लाई इस वक्त में बंद पड़ी है। कतर के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए सीज फायर जरूरी था। खाड़ी के देशों के 40% एनर्जी इंफ्रा वो तबाह हो गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के प्रमुख फाती बरोल ने कहा कि खाड़ी के 9 प्रमुख देश जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो गए हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन घट चुकी है। 2022 के बाद में सबसे बड़ा संकट है। फर्टिलाइजर कमी से पूरी दुनिया इस वक्त में जूझ रही है। यही सच्चाई है साहब। आप और हम सांस भी लेते हैं तो इसके पीछे आज केवल आप और हमारा शरीर ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से आज चीज़ें आ रही हैं। उसी वजह से हम खा पी पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब किसी चीज़ की ज़रूरत है वो कहीं और से पूरी हो रही है। कहीं हमारे पास में कुछ है तो हम उसको अपने मुनाफे के लिए कहीं और भेज देते हैं और उसके बाद में कहीं और से सस्ती मिल जाती तो उससे ला करके खुद घर पर एक तरीके से आप खाते हैं। तो कुल मिलाकर के एनर्जी का सेक्टर वो तबाही की कगार पर है। तेल नहीं हो पा रहा है और उसके बाद में फर्टिलाइजर्स वो नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो खेती ठप पड़ जाएगी। इस वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और छठी सबसे बड़ी वजह, ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन। नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं। ये ट्रंप के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पहले ट्रंप टैरिफ और अब ईरान की जंग के कारण वहाँ पर महंगाई बढ़ी है और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में भी युद्ध के बाद में 12% की कमी आई है। ट्रंप को महाभियोग से बचने के लिए मिड टर्म में सीनेट में बहुमत बचाए रखना होगा। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप की न केवल कुर्सी बल्कि उनकी जान मिड टर्म की वजह से जो बच जाएगी। उनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। और आप ये कहिए कि अमेरिका के अंदर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग ला करके हटाया नहीं गया। इनकी जो रेटिंग है 12% गिर गई है। 12% इनकी रेटिंग गिर गई है, यानी तबाही की कगार पर है। तो ऐसे में कोई आसरा नहीं था, कोई चारा नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान को कोई ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। वहाँ से उन्होंने कहा कि जाओ बात करो, और वो जा करके बात करें कि साहब मान जाइए, वो मार रहे हैं, हमें मारेंगे वरना वो। मैं ज़्यादा कुछ पाकिस्तान को मानता नहीं, लेकिन ज़रा इस बात को भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो काम हम कर सकते थे, हमारे और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं साहब, वो काम वहाँ क्यों गया। कूटनीतिक तौर पर ये जो रोल है वो हमें निभाना चाहिए था। हमारी साख बढ़ती और मोदी जी को भी एक तरीके से ऑक्सीजन मिल पाता। और आप सोचिए कि 5 राज्यों में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता कि मोदी ने अमेरिका का युद्ध जो रुकवा दिया, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता। लेकिन खैर अब जो है वो सबके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं, उस पर अपनी ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर बताइए। किस तरीके से इसमें और सुधार हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।